व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी क्या है? इट इज inability to give birth to a child. It is inability to give birth to a child. या फिर हम कह सकते हैं कि फेलियर होता है किसी भी पेरेंट का, फेलियर या तो मदर का फेलियर हो सकता है या तो फादर का फेलियर हो सकता है कि कांस्टेंट कॉप्यूलेशन के बाद भी, कॉप्यूलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी चाइल्ड पैदा नहीं हो रहा, या हम इसको लिख सकते हैं इट इज फेलियर टू कंसीव within 1 or more years even after regular copulation. Even after regular copulation. Regular copulation के बाद भी अगर कोई मेल या फीमेल रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी मेल या फीमेल, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अपनी वजह से या मेल पार्टनर की वजह से, दैट इज इनफर्टिलिटी. अब इट इज ऑफ 2 टाइप्स. इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की हो सकती है. एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि एक बार भी मदर प्रेग्नेंट नहीं होती, एक बार भी. और दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी में मदर एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं होती और सेकेंड देयर इज नो प्रेगनेंसी एट ऑल. नो प्रेगनेंसी एट ऑल. लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक लेडी एक बार तो चाइल्ड को बर्थ दे देती है, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती है, उसके बाद फिर वो चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाती. तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में नो न्यू प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट वन. पहली प्रेगनेंसी के बाद कोई न्यू प्रेगनेंसी नहीं होती. अब हम क्वेश्चन लिखेंगे 3 कंडीशंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स. फीमेल्स के अंदर 3 कंडीशंस देनी है इनफर्टिलिटी की. 3 कंडीशंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स. फीमेल्स के अंदर ऐसी 3 प्रॉब्लम्स या 4 प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती या चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती. सबसे और बहुत कॉमन है आजकल, दैट इज इम्प्लांटेशन फेलियर. यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इन लेडीज में एग्स बनते हैं, ये एग्स स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट भी बनता है, लेकिन जब जाइगोट थोड़े बड़े साइज का होता है और वो जाइगोट जब यूट्रस तक आता है तो यूट्रस की दीवारें उस जाइगोट को, उस एम्ब्रियो को अपने साथ जोड़ नहीं पाती, क्योंकि यूट्रस की दीवारें बहुत पुअरली डेवलप्ड होती हैं. ऐसे में इन लेडीज को सबसे पहले ऐसे ड्रग्स या दवाइयां दी जाती हैं जिनसे यूट्रस की दीवार की प्रॉपर फॉर्मेशन हो सके, ताकि जब भी इनके अंदर एम्ब्रियो बने मदर का यूट्रस उस एम्ब्रियो को होल्ड कर सके. क्योंकि जब तक बेटा एम्ब्रियो को यूट्रस ही पकड़ेगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन का फेलियर, इसके अंदर यूट्रस वॉल्स डू नॉट डेवलप प्रॉपर्ली. बस बॉडी के अंदर माल फंक्शनिंग, यूट्रस की वॉल्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाती, वो हार्मोन्स नहीं होते. उसके बाद एग बनता तो है ओवरी में. सपोज दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम ओवरीज हैं. इस ओवरी के अंदर एग बनता तो है, पर वो एग जो बनता है या जो सेकेंडरी oocyte बनता है, जो ओवम बनता है, वो एग ओव्यूलेशन के बाद वो एग ओविडक्ट तक नहीं आ पाता. यानी कि जो यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है फिम्ब्रेई, वो ओविडक्ट के अंदर एग को कैच नहीं कर पाते. अगेन सम मस्कुलर माल फंक्शनिंग और सम माल फंक्शनिंग इन और सम डिफेक्ट. तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte, और जब तक बेटा ओविडक्ट के अंदर एग नहीं आएगा स्पर्म उसको फर्टिलाइज कैसे करेगा. सो सेकेंडरी oocyte could not enter oviduct. Secondary oocyte could not enter oviduct. अब कई बार क्या होता है, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी,
ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना और फिर ग्राफियन फॉलिकल बना। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम है, ओवम रिलीज भी हो गया, लेकिन जो ये ग्राफियन फॉलिकल है जिसने अब तक उस एग का जो घर था, जिसने अब तक उस एग को अपने अंदर रखा था, एक बार जब ये ओवम रिलीज हुआ तो ये ग्राफियन फॉलिकल बाद में क्या बना देता है, वो बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन तो हुई, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल बाद में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन पाया, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन पाया। तो वो जो एग, जो ओवम बना था, अगर वो फर्टिलाइज भी होगा और वो ओवम जाइगोट बनाएगा भी, तो भी कॉर्पस ल्यूटियम के ना होने की वजह से फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, जिनसे प्रेगनेंसी ज्यादातर केसेस में सस्टेन नहीं हो पाएगी। मतलब एग भी ठीक बन रहा है, एग बन भी रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल एग को रिलीज करने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनाना, जिससे वो प्रॉपर हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं हो रही। पर कुछ केसेस में प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाती है, मदर की बॉडी पे भी डिपेंड करता है, पर ज्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होती। तो ये है फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन क्यों जरूरी है ये भी लिखो, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। इट्स फॉर्मेशन इज नेसेसरी, पर इस केस के वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम के ना बनने की वजह से बहुत ज्यादा फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा भी नहीं पाए गए हैं। इट्स फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर कंसेप्शन टू अकर, कि लेडी कंसीव कर ले और प्रेगनेंसी बनी रहे, एंड प्रेगनेंसी टू लास्ट। और ये चीजें नहीं हो पाती और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन पाता, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स रिलीज नहीं करता, क्योंकि वो फॉर्म नहीं हो रहा। कंडीशंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। कंडीशंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। सबसे पहले वाई क्रोमोसोमल डिलीशंस, जो पेटर्नल साइड, जो फादर साइड है, उनके वाई क्रोमोसोम के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनसे आगे स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे जब स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वास डेफरेंस के ट्यूब ज्यादातर जो स्टेराइल मेल्स होते हैं, जो फादर नहीं बन पाते, उनके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो वास डेफरेंस की ट्यूब है वो ब्लॉक्ड होती है। इसके लिए जर्नली सर्जरी करी जाती है, सर्जरीज डन, ऑपरेट किया जाता है ऐसे मेल्स को, ताकि वास डेफरेंस की ट्यूब के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाया जा सके। एक और रीजन होता है, दैट इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ये टेस्टिस फिर आगे स्पर्म्स फॉर्म करती हैं, लेकिन कई बार टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं होती, थोड़ी सी डिसलोकेटेड होती हैं, जिस वजह से टेस्टिस को स्क्रोटम का ऑफर किया हुआ सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलता, जिस वजह से टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती। इस कंडीशन को कहा जाता है, इसका नाम लिख लो, क्रिप्टोचिडिज्म। और ये कई मेल्स में ऑलमोस्ट जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, जिस वजह से स्पर्म्स आर नॉट फॉर्म्ड, और अगर स्पर्म्स बनते भी हैं तो उनकी मात्रा उतनी नहीं होती। या फिर एक कंडीशन होती है वेरियोसील। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर स्क्रोटम में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, स्पेशली वेन्स जो स्क्रोटम को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिस स्क्रोटम में टेस्टिस हैं, तो स्क्रोटम के अंदर जो वेन्स
वेन्स जो ब्लड एक्सचेंज का काम करती हैं वो काफी वाइडन अप हो जाती हैं, या कह सकते हो जो वेन्स हैं उनका एक गुच्छा बन जाता है। ऐसे केसेस ना बहुत सारे लोगों में आर्म्स और लेग्स में भी होते हैं, उनके अंदर ना ब्लड वेसल्स का गुच्छा बन जाता है, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपस में मैश बना लेती हैं। तो ऐसी ही कंडीशन अगर स्क्रोटम में हो तो भी टेस्टिस डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से। तो दिस इज, और ये रीजन भी मेल्स में स्टेरिलिटी का हो सकता है, वाइडनिंग ऑफ वेन्स इन स्क्रोटम। ट्रीटमेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी, ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में नेचुरल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। नेचुरल मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट बाय मॉडिफिकेशन इन डाइट्स। हमें कौन सी, मतलब उन पेशेंट्स को जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, वो डाइट के अंदर चेंजेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल विटामिन ई वाली डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी होता है नेचुरल तरीके से, इसमें कोई दवाइयां नहीं होती, बट इनिशियली प्रॉपर डाइट लेकर कोशिश की जाती है कि इतना हेल्दी हो जाए, एक फीमेल हेल्दी हो जाए कि उसकी बॉडी कंसीविंग कर सके। दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, जहां पर कपल्स विजिट कर सकते हैं और दवाइयों से वो अपना इलाज करवा सकते हैं। स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वेयर ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल। नेचुरली मेडिसिन होती हैं, और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन हैं वो ज्यादातर कंप्राइज करती हैं विटामिन ई और विटामिन सी से। और इन दवाइयों से मेल्स में स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है कि स्पर्म्स की मात्रा बढ़ जाए ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंप्रूव हो जाए। स्पर्म काउंट इज इंक्रीज्ड। मेडिसिन में क्लोमिफेन सिट्रेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ज्यादातर दवाइयों में होता है, जो दवाइयां इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती हैं। अगर ये दवाइयां फीमेल्स कंज्यूम करती हैं तो ये दवाइयां उनके अंदर इंड्यूस करती हैं ओव्यूलेशन, एग्स का ज्यादा बनना। और अगर इन दवाइयों को मेल्स कंज्यूम करते हैं तो मेल्स में ये दवाइयां इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ताकि उनके अंदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन ज्यादा रिलीज हो सके। देन दूसरी दवाइयां जिनका मेजर इंग्रेडिएंट या दवाई का नाम डेक्सामिथेसोन, ये वो दवाइयां हैं या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। Then there are surgeries to remove blockages. अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालो, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स या असिस्टेड रिप्रोडक्शन प्रोसीजर्स या ARTs या ARPs, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देन IUT, देन zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, IVF सबसे बड़ा प्रोसीजर है, सबसे बड़ा प्रोसीजर। उसके अंदर डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस IVF में ट्राई होती हैं। IVF एक्चुअली एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें इन सब की हेल्प ली जाती है। बाकी इनिशियली अगर कुछ स्टार्ट करना हो तो IVF पर एकदम डॉक्टर्स नहीं जाते, वो IUT से स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर एक फीमेल मदर नहीं बन पा रही है तो फादर के स्पर्म्स को कंसंट्रेट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फादर के स्पर्म्स को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करा जाता है। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं बनता तो फिर इन टेक्निक्स को फाइनली फिर IVF को करा जाता है। IVF टेक्निक के अंदर मदर की ओवरी में से एग को लिया जाता है, लेकिन उससे पहले
मदर को ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि उनकी ओवरी में स्टिम्युलेशन रहे और उनकी ओवरी मल्टीपल एग्स बना सके। और फादर के स्पर्म्स को वॉश करा जाता है, उसमें से एक्स्ट्रा वाटरी फ्लूइड हटाकर सिर्फ स्पर्म्स के काउंट को लिया जाता है, यानी कि स्पर्म्स को कंसंट्रेट किया जाता है। फिर स्पर्म्स और मदर से निकाले गए एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर, ज्यादातर पेट्री डिश ली जाती है फ्लैट वाली, या टेस्ट ट्यूब, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल मीडियम में स्पर्म्स को एग को फर्टिलाइज करवाया जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज में आ जाता है तो उसको मदर के यूट्रस या ओविडक्ट में इंजेक्ट करा जाता है। अब फिर मदर को दवाइयां दी जाती हैं कि जो जाइगोट बाहर बना था, अब वो जाइगोट मदर की बॉडी के अंदर है, जो जाइगोट बाहर बना था टेस्ट ट्यूब में, अब मदर की बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी क्योंकि वो जाइगोट मदर की बॉडी ने फॉर्म नहीं किया है। मदर की बॉडी के लिए वो एक बाहर का मटेरियल है, चाहे वो मदर के अपने ही एग और फादर के स्पर्म का है, लेकिन वो मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन से नहीं बना, तो मदर की बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है। उसके लिए मदर की बॉडी में सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, मदर की बॉडी बाहर के मटेरियल को रिजेक्ट ना करे। और दूसरा, फिर मदर को मदर में जब जाइगोट को इम्प्लांट किया जाता है, जाइगोट को डाला जाता है, वो जाइगोट जो टेस्ट ट्यूब में बना था, तो उस जाइगोट को मदर के यूट्रस की दीवारें जकड़ लें, उस जाइगोट को मदर की यूट्रस की दीवारें इम्प्लांट कर लें, उसके लिए मदर के यूट्रस की दीवारों को थिक करने के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। सब कुछ करने के बाद भी आईवीएफ एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है और इसका सक्सेस रेट आज की डेट में भी 30 से 35% ही है, क्योंकि ज्यादातर जाइगोट बन जाता है, मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। 70% केसेस में मदर की बॉडी उस बाहर से आए हुए जाइगोट को रिजेक्ट करती ही है, डिस्पाइट ऑफ गिविंग मेडिसिन। अब आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा, इन विट्रो का मतलब होता है इन टेस्ट ट्यूब या फिर विद इन ग्लास, इन टेस्ट ट्यूब या विद इन ग्लास, यानी कि कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, पर फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी में तो नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड फीमेल बॉडी। एग को फीमेल बॉडी से लिया जाता है, स्पर्म्स को मेल बॉडी से लिया जाता है, बाहर टेस्ट ट्यूब में उन्हें फर्टिलाइज करवाया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को मदर बॉडी में इंसर्ट करा जाता है। आईवीएफ, इसमें लिखते हैं, हम आईवीएफ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम outside female's body and zygote is formed in laboratory conditions, and zygote is formed in laboratory conditions. This zygote is then implanted in mother's reproductive parts in 8-celled or 16-celled stage. अगर जाइगोट अपनी 8-celled स्टेज में है तो बेटर है कि उसको मदर के ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब में भेजा जाए, और अगर जाइगोट 16-celled स्टेज में है तो उसको डिलीवर करा जाता है मदर के यूट्रस में प्रेफरेबली, या 16-celled स्टेज से भी अगर जाइगोट और एक्सीड भी कर सकता है, क्योंकि सेल डिविजन्स बहुत प्रॉम्प्ट होती हैं एकदम, तो तब भी अगर 16-celled स्टेज पर है जाइगोट या उसको पार कर गया तो यूट्रस में ही उसको इंजेक्ट करना या उसको डिलीवर करना सही रहता है। और सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, फर्स्ट आईवीएफ जो सक्सेसफुल हुआ था, दैट वाज इन जुलाई 1978, इंग्लैंड में हुआ था ये। जो मुकेश अंबानी के 2 बच्चे हैं, एक ईशा अंबानी और दूसरा, they are test tube babies. The child was Lewis Brown, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के मेथड से
जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मदर की ओवरी में से एग को रिट्रीव करा जाता है, एग को बाहर निकाला जाता है, स्पर्म्स फादर के टेस्टिस में से स्पर्म्स को रिट्रीव करा जाता है, और उसके बाद एग और स्पर्म्स को लेबोरेटरी मीडियम में फर्टिलाइज होने दिया जाता है। फिर जब जाइगोट बनता है टेस्ट ट्यूब में या लेबोरेटरी के पेट्री डिश में, जब जाइगोट बनता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मदर की फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करा जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाइगोट को 8 सेल्ड स्टेज में इंसर्ट करा जाता है मदर की फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, तो उस इंसर्शन को एक कैथेटर से करते हैं, जो एक ट्यूब लाइक मशीन होती है, जो मशीन या जो इंस्ट्रूमेंट फेलोपियन ट्यूब के डीप इनसाइड जाइगोट को प्लेस कर देता है। जिफ्ट को पहले कंडक्ट किया था 1986 में। जिफ्ट का दूसरा नाम होता है ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद इंट्रायूटराइन ट्रांसफर जो जाइगोट होता है, अब जो जाइगोट बना है, सेम प्रोसीजर है आईयूटी में भी, कि स्पर्म को और ओवम को रिट्रीव करा जाता है मेल और फीमेल से, लेबोरेटरी कंडीशन में स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज होने दिया जाता है। जो जाइगोट बनता है जब वो 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 सेल्ड या जब फिर वो 16 सेल्ड स्टेज में आ जाता है, तो इस थोड़े से मैच्योर जाइगोट को मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। जाइगोट अटेन 16 सेल्ड स्टेज एंड इट इज देन इंसर्टेड इन द यूट्रस। अब इसमें लिखो बिफोर दिस मेथड, लेकिन इस मेथड से पहले मदर के यूट्रस की वॉल्स को हेल्दी किया जाता है, मदर की यूट्रस की वॉल्स को थिकन किया जाता है, ताकि मदर की यूट्रस की वॉल्स उस जाइगोट को अपने साथ अटैच कर लें। बिफोर दिस मेथड द यूट्राइन वॉल्स आर प्रिपेयर्ड such that embryo gets implanted. Before this method, the uterine walls are prepared such that embryo gets implanted. मदर की यूट्राइन वॉल्स को थिकन करा जाता है ताकि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए, और मदर के यूट्रस में एम्ब्रियो को इंसर्ट करने के लिए कैथेटर को फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से नहीं, सर्विक्स के रास्ते से इंजेक्ट करा जाता है। जाइगोट को सर्विक्स के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू मदर की यूट्रस में इंजेक्ट करा जाता है। अ कैथेटर is inserted through cervix canal and it is advanced towards uterine cavity, and it is advanced towards uterine cavity, और फिर इसको यूट्रस की तरफ, आगे की तरफ एडवांस करा जाता है, भेजा जाता है जाइगोट को कैथेटर मशीन से। This was the method of IUT. Now next is the method of GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस मेथड के अंदर ओवरी में से, मदर की ओवरी में से एग्स को लिया जाता है, मदर की ओवरी से एग को लिया जाता है, और फिर इसी एग को मदर की ओवरी में से एग को लिया जाता है और इस एग को मदर के फेलोपियन ट्यूब में प्लेस कर दिया जाता है। ये भी हो सकता है बेटा कि एक मदर की ओवरी के एग को दूसरे मदर की फेलोपियन ट्यूब में रखा जाए। ये भी हो सकता है कि उसी मदर के ओवरी में से एग को उसी मदर की ओविडक्ट में रखा जाए, और ये भी हो सकता है कि एक मदर की ओवरी में से एग निकाला जाए और दूसरी फीमेल की ओविडक्ट में उसे प्लेस करा जाए, क्योंकि मे बी दूसरी जो फीमेल है वो सेरोगेट मदर हो या दूसरी फीमेल ने डोनर से एग को रिसीव करा हो। एक मदर डोनर हो सकती है एग की और दूसरी मदर रिसिपिएंट भी हो सकती है एग की। और फिर फेलोपियन ट्यूब में जब ये एग प्लेस हो जाता है तो स्पर्म्स को इंजेक्ट करा जाता है ताकि स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में उस एग को फर्टिलाइज कर सकें, और इस मेथड के अंदर फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर
ही होती है, सिर्फ ओवरी में से एग को लेकर उसी मदर या डिफरेंट मदर के फेलोपियन ट्यूब में प्लेस करा जाता है. इसमें लिखो द एग्स आर रिमूव्ड, the eggs are removed from ovary and placed in fallopian tube of same or different female, of same or different female. Then sperms are injected, towards fallopian tube of female. और फिर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब की तरफ इंजेक्ट करा जाता है, उनको उस तरफ डायरेक्ट करा जाता है. इस प्रोसीजर में फीमेल को कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं कि फीमेल में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एनरिच हो जाए. फीमेल इज आल्सो गिवन, जिससे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के चांसेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है. फीमेल इज आल्सो गिवन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन